बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज मंडे का दिन है और आपको पता है कि मंडे का दिन जो होता है आपका वीकेंड के बाद जो है आपका वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है और फिर तमाम पूरे हफ्ते की जो है आपकी प्लानिंग होती है कि किस तरह आपने अपने कामों को सर अंजाम देना है। और इसके साथ ही जो सुबह की अगर बात कर लें तो आज की सुबह भी शदीद तरीन गर्म है क्योंकि मौसम इस टाइम जो है वो बिल्कुल चेंज है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी हुई है। और इसके साथ साथ एक बात कहती हूँ कि आपके मौसम के असरात आपके मूड पर भी होते हैं, तो लिहाजा जब भी आप सुबह उठें तो कोशिश करें कि आपका जो मूड है उसको पॉजिटिव वाइब के साथ लेकर चलें ताकि आपके जो बाकी के मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे से हो सकें, क्योंकि मूड के अच्छा होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आप बाकी के तमाम अपने मामलात भी बड़े अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा खुश रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, तो इसके जो मामलात हैं अप्स एंड डाउन तो फिर लाइफ का हिस्सा है, लेकिन आप कोशिश करें जितना हो सकता है लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटें, आसानियाँ बांटें और ज़िंदगी को इसी तरह हंसते मुस्कुराते लेकर चलें। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नदीम अहमद शेख साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। लेकिन ये ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ सुबह का आगाज होना चाहिए, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, और आज हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से किस तरह जो है वो रोल प्ले कर रहा है, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से इनके प्रोजेक्ट हैं, और इसके हवाले से बात होगी। और साथ ही हम अलिशबा से बात करेंगे हमारी जो मुल्तान की टॉप स्टोरीज हैं, जो इनकी बीट है एजुकेशन से रिलेटेड, वो हम उनसे उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जान लेते हैं ना। मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग अवेयरनेस की चूंकि हमारे यहाँ जितना भी हो ना कमी होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ रोही टीवी का कि आपने इनवाइट किया आज के मॉर्निंग शो में। और एक्चुअली जो जैसे आपने क्वेश्चन किया है, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली ये बिज़नेस और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूव्ड इदारा है। और इसका फंक्शन यही है कि ट्रेड को प्रमोट करना और मुल्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ हों ट्रेड के हवाले से उनको प्रमोट करना, प्लस ये कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो दुनिया में हमारा कारोबार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसको रेगुलेट करना, प्लस ये कि जो इंडस्ट्री को ट्रेड को जो इश्यूज़ पेश आते हैं उन इश्यूज़ को आपस में बैठ के डिस्कस करना और फिर गवर्नमेंट को उनके सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना। तो ये सजेशन जो हैं प्रपोजल की शक्ल में हम गवर्नमेंट को देते रहते हैं और उसमें से कुछ एक्सेप्ट भी हो जाती हैं। और जो इस दफ़ा भी जैसे बजट आया है तो बजट के अंदर मुल्तान चैम्बर की तरफ से बहुत अच्छी प्रपोजल्स बनाकर मेंबरान ने सबमिट की हैं और कुछ उसमें से एक्सेप्ट भी हुई हैं। ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से जो एक इंडस्ट्री का पहिया रुका हुआ था, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी हद तक यानी कमी पैदा हो गई थी, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को के पहिए को दोबारा चलाने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कुछ ऐसी इकदाम लिए हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बजट के इस गोरख धंधे को जो लोग समझते हैं उनको तो ये समझ है कि इंशाल्लाह अगर इस बजट पे अमल किया जाता है स्पिरिट से और प्रॉपर तरीके से तो इंशाल्लाह ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अच्छा, आप समझते हैं अभी वाला जो बजट पेश किया गया है वो हमारी मईशत के लिए जो है वो बेहतर मददगार साबित होगा? मतलब आप सेटिस्फाई हैं इस बजट से? जी, ये बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि जो इस वक्त के हालात के मुताबिक अगर हम देखें तो जो पूरी दुनिया में जो इस वक्त रिसेशन चल रहा है और एक समझ लें कि हम मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स हैं वो भी आते हैं
मुख्तलिफ मुल्कों के ट्रेड के लिए, तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन की कैफियत है। तो इन हालात में अगर देखा जाए तो ये बजट एक बैलेंस्ड बजट कहा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो शायद कुछ और इसके अंदर से ऐसी चीज़ें जो सामने आए जो इतनी ट्रेड के लिए बेहतर ना हो, लेकिन इस स्टेज पे जो अब तक के हालात के मुताबिक तो ये एक बैलेंस्ड बजट है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का इस हवाले से कहना भी है कि जब आप कहते हैं कि हम ऑलरेडी कर्जों में डूबे हुए हैं और बहुत सारे हमने IMF के पास भी जाना है, हमने और मजीद उनसे कर्जा भी लेना है, फिर उनके जो उनकी शर्त शराइत हैं उन पर भी अमल पैरा हो के हम आगे लेकर चल रहे हैं इन चीज़ों को। आप नहीं समझते कि और हमारे पास तो इतना है ही नहीं, तो ऑलरेडी जो बजट में इतना सारा आपने बताया है फंड्स दे रहे हैं, तो ये कहाँ से आएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे। एक्चुअली ये ऐसे ही जनरेट होंगे कि बजट के ज़रिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को जब इंसेंटिव दिए जाएंगे और एक लोगों को इकॉनमी के अंदर शरीक किया जाएगा और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाएगा, तो इंशाल्लाह ऑलरेडी हमारी इतनी आपके सामने है कि काफ़ी बंद हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फिर हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट तो इतनी है ही नहीं। जी, एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही के साथ चलना होता है। बात आपकी ठीक है कि हालात कुछ ऐसे नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज इसको होके देखें, और अगर हम इस तरह से देखें तो अभी तो ये जो बजट पेश हुआ है इसकी तो जो पेश करने वाली जो असेंबली है उसकी अपनी एज जो है अभी 2-1 महीने ही रह गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब ये 2 महीने के अंदर के लिए बजट अनाउंस हुआ है, अब ये समझ लें ऑलमोस्ट। अब आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इसी को लेके चलती है या अपनी कोई इसके अंदर और मिनी बजट ले आती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अनफोल्ड होगा। ये तो बात है जानी पहचानी। अगर हम तारीख को उठाकर देखें तो यही चीज़ आती है कि जब भी आपका इस तरह का लास्ट बजट है, फिर जब नई हुकूमत आती है तो वो उस बजट को फिर इग्नोर करके फिर अपना नया बजट, मिनी बजट जिसको नाम दिया जाता है, फिर वो लेकर आती है। अच्छा, मैं मजीद भी आपसे जानते हैं, अलिशमा से जान लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की हवाले से कि जिस टाइम निसाब की तब्दीली से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, अब उन्होंने अपना होमवर्क भी करना है, तो अलिशमा कैसे होगा ये सब? बेसिकली इस साल जो किताबें चेंज की गई हैं, सबसे बड़ा चेंज ये था कि उर्दू से इंग्लिश में एक बुक की गई और उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और माशरती उलूम की बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी, ना सिर्फ बच्चों को, टीचर्स को भी। अब तो छुट्टियां हो गई हैं तो टीचर्स ने अपने हिस्से का जो काम था वो कर दिया, होमवर्क बच्चों को दे दिया। तो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, तो ज़्यादा मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं इस निसाब से, क्योंकि आपको पता होगा कि यकसा निसाब का कहा गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यकसा निसाब बनाया, चारों टीम्स बैठी, सारे मशवरे हुए कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा जाएगा वो ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा जाएगा, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं देखी, वो थी टीचर्स की ट्रेनिंग, कि क्या टीचर्स इस हवाले से ट्रेन हैं कि वो उसी तरह पढ़ा सकेंगे या क्वालिफाई हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब निसाब तो एकदम चेंज कर दिया गया है और होमवर्क बेसिकली दे दिया गया, छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होंगी वैसे ही बच्चे स्कूल में आते ही एग्ज़ाम्स देंगे। तो अब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, ना ही उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो इंटरनेट वगैरह होता है या एक्सेस नहीं होती उनकी उन तक कि वो उसको उस तरह से पढ़ सकें। अगर बच्चों के पास इंटरनेट होता भी है तो जो वालिदैन होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि बच्चों को समझा सकें कि आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, और ट्यूशन्स और अकेडमीज़ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से कि आया एक बच्चा 6 साल से जो उर्दू में किताब पढ़ रहा है वो इंग्लिश में उसे समझ पाएगा, और वो भी जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। इसी तरह इंग्लिश बच्चों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो गई है। पहले भी हमने बात की थी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की, तो बेसिकली अब छुट्टियों के होमवर्क में उन्होंने 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके दिया है। लैंग्वेज के पार्ट्स कुछ अलग है, लिंग्विस्टिक के पार्ट्स कुछ अलग है। हर स्कूल में जो है टीचर जो है MA इंग्लिश होंगी, या कई स्कूल में होगा कि MPhil
किया होगा टीचर ने इंग्लिश में, पर हु नोस के टीचर जो है आपने 2 पार्ट्स में बुक डिवाइड किया, एक ही टीचर उस पार्ट को पढ़ाएगा। अगर उसने लिंग्विस्टिक में स्पेशलाइजेशन की हुई है तो वो वही पार्ट सही तरह पढ़ा पाएगा। बच्चों को साउंड सिखाना और बच्चों को इंग्लिश सिखाना इज समथिंग एल्स। तो बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और अगर साइंस की बात की जाए तो हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़ते थे वो पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में एंड ऑल डैट। अब उन्होंने 6th में वो मुतारिफ करवा दी हैं चीज़ें। अब बच्चा जो है सिर्फ हम उसको इमेजिनरी पढ़ाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे कि टीचर पढ़ाते थे ये एटम्स यूँ करते हैं, ऐसे होता है। तो अब वो 6th क्लास में उसके लिए इमेजिन करना काफ़ी टफ है, क्योंकि वो बेसिक जो हमारी साइंस की बुक होती थी वो पहले बेसिक ही नहीं पढ़ पा रहा। उसने 5th क्लास तक जहाँ तक पढ़ा, फिर वो एकदम जंप कर रहा है 9th के सिलेबस पे। या तो सिलेबस ऐसे डिफाइन करते हैं कि टीचर्स उनको समझा पाते कि आया आपने इस तरह से इसको लेके चलना है, आपने बुक तो बहुत अच्छी अपग्रेड कर दी है, सिलेबस नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर जो बच्चे हैं उनको क्या वो उस हवाले से पढ़ सकेंगे। अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो ज़िले मुल्तान में ही 1300 से ज़्यादा स्कूल हैं इस वक्त, और उसमें जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से जो बच्चे हैं उन सबका मुस्तकबिल एक किस्म का दाव पे है। और एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आएगा तो गवर्नमेंट शिकवा करेगी कि हमने अच्छा सिलेबस बना के दिया, डिपार्टमेंट शिकवा करेगा स्कूल्स को, स्कूल्स शिकवा करेगा टीचर्स को, और टीचर्स कह रहे हैं कि हमारी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, हमें बस ऐसे ही खड़ा कर दिया। तो वही हिसाब हो गया जैसे ब्लेमिंग गेम्स। हाँ, ब्लेमिंग गेम्स। और इस सब में नुकसान सिर्फ आई थिंक बच्चों का हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, ये एजुकेशन सिस्टम पे हम हमेशा बात करते आए हैं, हमारे शोज़ में भी हमेशा यही बात होती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अभी बच्चों के हवाले से, उनकी स्किल्स के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, ताकि बच्चों में कोई आसानियाँ आ सकें, बजाय कि वो प्रेशर ही लेते रहें और खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे एक्चुअली हमने करना क्या है। तो इन फ्यूचर में हम लोग अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज तक मैंने काफ़ी लोगों को देखा आज तक ये परेशान है कि हमने करना क्या है, मतलब अभी किस उसमें हमने जो है वो शोबे को चुनना है और उसमें हमने जॉब करनी है या हमने कोई बिजनेस करना है, तो कंफ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। इसको बड़ा इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। अच्छा जी सर, जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे नौजवान हैं, अभी हमारे यहाँ देख रहे हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं एक नौजवान को जो है वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा बन सकता है? जी, अभी जो एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशन बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर है ये काफ़ी कन्वेंशनल मेथड से हो रही है, जबकि दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत जो जदीद तर्ज तालीम है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा लर्नड, और उनका करिकुलम भी उसी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है। तो और ज़ाहिर है टीचर्स की ट्रेनिंग भी उसी तरह से ही होती है। तो ये है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन जाहिर है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ही ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जो सिंगल करिकुलम है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जहाँ तक चैम्बर के साथ इसके लिंकेज का ताल्लुक है तो बेसिकली तो चैम्बर जाहिर है कि इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की ही बात करता है। और ख़ास तौर पे मुल्तान चैम्बर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस खित्ते के अंदर ये एक प्रीमियर चैम्बर है और इस साउथ पंजाब के अंदर सबसे बड़ा ये चैम्बर है। और इसी को लेकर जैसे मुल्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी तालीमी इदारे हैं उनका और हमारा MOUs मुख्तलिफ साइंस हुए हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो चैम्बर आते हैं, कुछ जो स्टडी करने के हवाले से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप करते हैं, तो उसके ज़रिए ही एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर ही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर सिर्फ बुक्स का नॉलेज होगा स्टूडेंट्स को तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो क्वेश्चन आपका है, तो जो नए नए जो कोर्सेज आ रहे हैं ख़ास तौर पे ई-कॉमर्स के हवाले से, IT को लेकर, और इनके मुख्तलिफ सेशंस भी होते रहते हैं चैम्बर के अंदर। तो मैं यही कहूँगा यूथ को, जो हमारे नौजवान हैं उनको, कि वो चैम्बर तशरीफ़ लाएँ, जो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं, उसका हिस्सा बने। उससे उनके जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे, और अगर वो कहीं जॉब करना चाहते हैं
तो इंशाल्लाह उनको उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। सही। अच्छा, खवातीन के हवाले से भी जानेंगे, जिस तरह खवातीन का भी जो है एक अहम रोल है, मैं समझती हूँ अब तो मर्दों के शाना बशाना काम हो रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो खवातीन को क्या सहूलियात दे रहा है? सबसे पहले तो मुल्तान में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद है अलग से, लेकिन हमारे जो चैम्बर है उसके अंदर भी एक बहुत एक्टिव सब कमेटी है जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बनी हुई है, और वो भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के अंदर, और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स की उनको भी काफ़ी प्रमोट होते हैं, और बहुत सारी एक्टिव हमारी मेंबर्स हैं जो कि चैम्बर की एक्टिविटी में हिस्सा भी लेती हैं और उसके ज़रिए अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं। सही। तो अभी आप लेटेस्ट जो है वो क्या एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से? हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेसिकली वर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त तो बजट का ही एक ओवरव्यू चल रहा है, उसके अंदर जो बजट के जो हिडन पार्ट्स हैं जो अभी सामने नहीं आए, तो उनको देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब आप ये देखें कि जो इस दफ़ा टारगेट रखा गया है टैक्सेस का वो 9,200 बिलियन रुपीज़ है, जबकि पिछले साल जो है वो 7,200 अरब रुपए था। तो ये तकरीबन 2000 के करीब जो है 2000 अरब रुपए जो है इस साल और इकट्ठे करने हैं गवर्नमेंट ने। तो ये कहाँ से आने हैं, जो क्वेश्चन आपने भी किया था। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ तो बहुत थोड़ी रह गई है, जैसे कि इस दफ़ा लेस देन 0.5% ग्रोथ रही है। तो अभी ये बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो 40-50 दिन की गवर्नमेंट की अपनी लाइफ रह गई है, तो ये आने वाली गवर्नमेंट ही इस पे डिसाइड करेगी कि इस बजट को उन्होंने किस तरह से, अब ये पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। इंडस्ट्री का तो पहिया ऑलरेडी रुका हुआ है, इंपोर्ट पे बहुत सारे मसाइल हैं, अब उन मसाइल को हल करते हुए प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ना है, यही इसी में चैम्बर का रोल आता है, और हम अपनी तजावीज़ हुकूमत को पहुँचाते रहते हैं। अभी मीडिया के हवाले से भी जैसे कि रोही के भी जो रिपोर्टर्स हैं हजरात और जो दूसरे नुमाइंदगान हैं मीडिया के, वो अक्सर चैम्बर आते रहते हैं, और हम आपस में बैठ के इस चीज़ में बात भी करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनसे शेयर करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि उनके ज़रिए से हमारी बात जो है वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुँचती भी है, और इसी तरह से अवेयरनेस भी लोगों तक पहुँचती है कि किस तरह से हमें अपने आप को खुद उठाना है। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, तो उसने तो जो करना था बजट के अंदर बता दिया, अब हमने अपनी कमर कसनी है और देखना है आज के नौजवान ने कि वो किस तरह से आगे का सफ़र जारी रखेगा। सही। अच्छा, इसके साथ अलिशमा आपसे भी जानेंगे कि तमाम स्कूलों में हम ये देख रहे हैं कि आईटी के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह सर भी बात कर रहे थे कि अब जिद्दत आती जा रही है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, एडवांस हो रही है। तो अभी हम देखते हैं स्कूलों में सिर्फ जो है वो आपके पास एक ही टीचर होता है जो आईटी के हवाले से आपको क्लासेस दे रहा होता है। तो स्टूडेंट्स को किस तरह का इन चीज़ों के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो जरा इसके हवाले से बताइएगा। हाँ जी, जितने भी प्राइमरी हो, एलिमेंट्री स्कूल हो, हाई स्कूल हो, उधर इनका एक ही टीचर होता है आईटी का। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वो ही टीचर होता है जो उनको वो ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो लैब में बच्चों की कुछ टाइमिंग्स होती हैं वो लाया जाता है। पर जो हाई स्कूल्स है, अब अगर जैसे हम पहले भी करिकुलम की बात कर रहे थे, तो जो सिलेबस चेंज हुआ है, अब जो उन्होंने नई कंप्यूटर की जो बुक मुतारिफ करवाई है 6th क्लास में, तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग्स के पार्ट हैं। तो जो एक आईटी टीचर होता है वो सारी क्लासेस को नहीं पढ़ाता, उसको कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं जिसे कहते हैं, या अपनी क्लास को पढ़ाता है कुछ इस तरह से। क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादातर ये डिफाइन होता है कि जो टीचर्स होते हैं अगर वो 3 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो वो पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, 4 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। तो जो आईटी टीचर होता है वो ही पढ़ा सकता है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, और नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकता जिसको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो दूसरे टीचर्स को वो बुक पढ़ाने में तो मसाइल का सामना है। पहले तो स्कूल एजुकेशन में एक सबसे बड़ा मसला था कि सिर्फ आप एक आईटी टीचर्स दे रहे हैं, और उनके भी अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी सैलरीज को लेके उनकी एसोसिएशन काफ़ी दफ़ा जो है एहतजाज भी कर चुकी थी
कि एक टीचर होता है जिसकी वजह से उसको सारा स्कूल मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। पहले तो उनको सिखाने के लिए लैब्स वगैरह में मुश्किल होती थी प्रैक्टिकल करने के लिए, पर अब ना बच्चे सीख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे टीचर्स हैं उनके लिए वो कोडिंग सिस्टम समझना और प्रोग्रामिंग बच्चों को पढ़ाना और 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाना, वो हार्डली 10 से 11 साल का बच्चा होता है, तो उसको पढ़ाना काफी टफ हो जाता है कि वो बच्चे को वो बुक कैसे पढ़ाएंगे। अगर स्कूलों में कम से कम भी 3 से 4 IT टीचर्स होंगे तो इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चा आगे चल के साइंस नहीं पढ़ेगा, अपनी मर्जी से बच्चे चूज करेंगे। और आपकी जब तक बेसिक्स ठीक ना हो ना, वो यही बात है, अगर मुझे ABC सही तरह लिखनी नहीं आएगी या पढ़नी नहीं आएगी तो मैं आगे इंग्लिश नहीं सीख सकती। तो ये इसी तरह कंप्यूटर और दूसरा निसाब है उसका भी यही रूल होता है कि जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे चीजों को समझ ही नहीं सकते। और वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही समझा सकता है जिसको खुद नॉलेज हो। या तो जो टीचर्स हैं वो बेसिक्स कंप्यूटर्स तो पढ़ा सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर की बुक, मगर वो इतनी जो अभी जिद्दत आई है, तब्दीली आई है बुक्स के हवाले से, प्रोग्रामिंग, और वो टीचर्स वो हैं जो 15-15, 20-20 साल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो वो वाले टीचर्स उन बच्चों को नई बुक नहीं पढ़ा सकते। वो तो ऐसा होगा कि मैं स्कूल में गई थी इसी तरह कवरेज करने के लिए, तो एक बच्ची ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मैं क्लास की टॉपर हूँ, पर मैं भी टीचर से कोई क्वेश्चन करती हूँ तो टीचर कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो मेरी क्लास के और बच्चे हैं उनको भी समझ नहीं आता, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि मुझे भी समझ नहीं आ रही चीजें, मैं हालांकि ज्यादा ज़हीन हूँ, ज्यादा जल्दी पिक करती हूँ चीजों को। तो आप बस अंदाजा लगा लें कि बच्चे कितने परेशान होंगे। हाँ, अच्छा, ये हम आ जाते हैं टीचर ट्रेनिंग्स पे कि वो कितनी ज़रूरी है और वो आगे किस तरह, जिस तरह टीचर्स की आप बात करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो वाकई बहुत अरसे से जो है वो एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं और एक ही स्टूडेंट्स की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये बड़ी जरूरत है इस वक्त। कायद एकेडमी ट्रेनिंग तो करवाता है, पर स्पेसिफिकली अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो हर टॉपिक पे आप ट्रेनिंग करवा रहे हो टीचर की, क्योंकि पहले इन्होंने ई क्लासेस स्टार्ट की थी, जो इनकी प्राइमरी सेक्शन होता है, प्ले ग्रुप बनाया गया था बकायदा, हर उसमें तो टीचर्स को बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी 6 माह की। उसके बाद भी जो नताइज हैं उस तरह नहीं आए थे, अगले साल दोबारा ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस तरह जब आप सिलेबस चेंज करें, करिकुलम चेंज करें, तो असातिज़ा को बताना जरूरी है कि कैसे पढ़ाना है। असातिज़ा की इसमें कोई गलती नहीं है, असातिज़ा नया सिलेबस कैसे पढ़ा सकेंगे, वो जिन असातिज़ा को पढ़ाना भी आता है उनसे ये मुश्किल हो रहा है कि हम इस पोर्शंस को डिवाइड कैसे करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ा इस तरह वही बात फिर दोबारा आ जाएगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को इन चीज़ों पर फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर-ए-औलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान शहर का दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर गर्द आलूद था। आज भी अलल सुबह से ही मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर गर्द आलूद है, लेकिन गर्द आलूद होने के साथ साथ हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है उसमें नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। कल भी मुल्तान शहर में हब्स काफी ज्यादा थी। दोपहर के औकात में जूं सूरज अपने जोबन की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था, उस वक्त कल भी काफी ज्यादा गर्मी थी दोपहर के औकात में। आज भी अगर बात करें तो आज अलल सुबह मुल्तान शहर में हवा भी चल रही है, मौसम भी बेहतर है, गर्द आलूद भी है, लेकिन चूंकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब गुज़िश्ता 2 दिनों से कदरे बेहतर है। आज भी हवा में नमी का तनासुब मुल्तान शहर में 64% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता 2-3 दिन से मुल्तान शहर का कदरे बेहतर है।
आज मुल्तान शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 10वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज शाम के हवाले से अगर बात करें तो आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज शाम को मुल्तान शहर में काफी ज्यादा तेज आंधी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही मट्टी के तूफान की, जो कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले आया था, उसी तरह के तूफान का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा इसी तरह से चलती रहेगी जो अभी चल रही है। दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा और शाम में मट्टी का तूफान भी जाहिर किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर गर्द आलूद रहने के साथ साथ खुश्क और गर्म रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत काफी ज्यादा बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्तान शहर का दर्जा हरारत तकरीबन 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरह टेम्परेचर हसन बता रहे थे, मुझे लगता है बहुत शदीद गर्मी जो है वो आने वाली है और उसके लिए आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी रहना चाहिए। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अच्छा, अभी हम ये भी बात कर रहे थे अलिशा से कि आंधी का तूफान तो साथ साथ चल ही रहा है ना, ये भी मुल्तान का मैं समझती हूँ एक खूबसूरती में अब शुमार होता है। ऐसे ही अलिशा? हाँ, कल शाम को जब आंधी आई है ना तो मुझे ऐसे लगा कि अब मौसम अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट ठंडा हो जाएगा। अच्छा, परसों ये ऐसा मौसम था, जैसे ही आंधी आई, बहुत शदीद वाली आंधी आई और उसके बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा ये मौसम की समझ भी नहीं आ रही ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके कभी जो है वो बारिश होने लग जाती है, कभी बहुत शदीद गर्मी पड़ने लग जाती है। तो अभी तो जिस तरह अभी तूफान का बता रहे थे, आंधी का तूफान, उसी तरह जो है वो पानी के हवाले से भी जो कराची में भी ये पेशन गोई हो रही है कि वहाँ पर भी तूफान आ सकता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जारी हैं कि किस तरह के वहाँ के लोगों को भी जो है वो बचाना है और उनको सिक्योर जगह पर पहुँचाना है। ये तो होगी मौसम के हवाले से बात। अच्छा सर, जिस तरह हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, जैसे अभी बजट आया है तो बहुत सारी चीज़ों पे इंपोर्ट के हवाले से अभी उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी है कि अब यहीं से ही हम अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि वो जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी इसमें एक तो जो फ़ायदे की बात करें तो ये होगा कि हमारी लोकल इंडस्ट्री थोड़ी एफर्ट करेगी। जिसका रॉ मटेरियल नहीं है, जिसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, अब वो रॉ मटेरियल बनाने की तरफ खुद से कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्री उस तरफ जाएंगे। ये तो है इसका पॉजिटिव पॉइंट। जो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आता है वो ये है कि जो हमारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का वो काफ़ी हद तक इंपोर्ट होता है। अच्छा, इंपोर्ट के हवाले से क्योंकि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसके अंदर हम नेट इंपोर्टर हैं, यानी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। हाँ। तो इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए जो पॉलिसी गुज़श्ता 6-8 माह से चल रही है वो यही चल रही है कि इंपोर्ट को कम से कम रखा जाए ताकि हमारी किसी तरीके से इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बढ़े ना। तो उसको लेकर लेकिन इंडस्ट्री ने सफ़र भी बहुत किया है क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आते थे दुनिया भर से, क्योंकि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से वहीं ज़्यादा बनते थे या वहाँ प्रोड्यूस होते थे तो यहाँ मंगाए जाते थे। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को अगर ले लें तो एक्सपोर्ट के अंदर जो सब्सिडाइज रेट्स थे जो हमारे इस रीजन में चल रहे हैं बाकी मुल्कों के, उनको ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से एक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी टेक्सटाइल या दूसरी प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं तो क्योंकि वो महंगी बिजली से, महंगी गैस से बने हुए होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। जिस प्राइस पे हम लोग ऑफ़र करते हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्टर ऑफ़र करता है, उस प्राइस पे बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे जो चाइना हैं, इन ममालिक की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडाइज प्राइसेस थी एनर्जी के ऊपर वो ख़त्म की है। तो थोड़ा सा ये इसको देखने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में।
सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे ग्रो कर सकती हैं, इनमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि अभी बिजली भी जिस तरह उसमें भी अभी टैक्सेस उसमें भी इजाफा कर रहे हैं, तो आम बंदा तो वैसे एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक्चुअली ये जो अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो जो बेरोजगारी ख़त्म होनी है वो इसी तरह ही ख़त्म होनी है। जो हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली है वो इंडस्ट्री और ट्रेड की से ही आनी है। तो जितना ज़्यादा हम इनको फोकस करके चलेंगे, जितना ज़्यादा हमारी पॉलिसीज़ इसकी फेवर में होंगी उतना ही अच्छा है। इस बजट के अंदर एक ख़ास बात जो आपके नॉलेज के लिए भी, अपने नाज़रीन के लिए भी, कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका एक जैसे मैंगो फार्म है, मैंगो का बाग है, आम का बाग है, वो आप या तो मैंगो लाकर सेल कर देते हैं मार्केट में या एक्सपोर्ट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसकी इंडस्ट्री का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये है कि मैंगो पल्पिंग का प्लांट लगा लें। सही। मैंगो पल्पिंग का प्लांट लगाने से वो मैंगो को आप उधर ही प्रोसेस करें और प्रोसेस करके पल्प उसकी बहुत अच्छे प्राइस पे एक्सपोर्ट हो जाती है और उसको कैरेज उसकी भी कम पड़ती है क्योंकि वो कम्पैक्ट हो जाता है, उसमें से जो सीड है उसका अलग हो जाता है। तो यानी इस तरह के जब तक हम स्मार्ट सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे उस वक्त तक हमारे मुल्क के अंदर उस तरह से खुशहाली नहीं आ सकती। बेरोजगारी कम करनी है, खुशहाली लानी है मुल्क के अंदर, तो ये जैसे कि हमारा बहुत सारा तबका इस वक्त किसान तबका इतनी मेहनत से काम कर रहा है, वो अगर छोटी मोटी ही इंडस्ट्री साथ में ऐड कर ले। अब जैसे इस बजट के अंदर ही अगर हम देख लें तो 5 साल के लिए टैक्स की एग्जम्पशन दी गई है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, अगर वो देहात में लगाई जाए तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अगर हमारी जो नौजवान हैं थोड़ा सा इस हवाले से रिसर्च भी करें, चैम्बर आएँ, कोई हम उनको गाइड करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री फिजिबल है। हमारी जो एग्रीकल्चर की जो सब कमेटी है बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छे इस हवाले से गाइड भी कर सकती है, ट्रेनिंग भी बहुत सारी प्रोवाइड कर सकती है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, छोटा छोटा एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो बजट के अंदर समझ लें कि एक वो रोड मैप तो दे दिया गया है, लेकिन अब काम मिलजुल के हम सब ने ही करना है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये सब चीज़ें आपकी आइन कानून सब चीज़ें बना दी जाती हैं पर इम्प्लीमेंट जो है ना वो हमारा बड़ा लेट होता है उसका इंतज़ार ही हम करते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अलिशबा से जानेंगे कि महकमा स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे कि इदारे तो बना दिए गए हैं, वही बात फिर आ गई लेकिन बच्चों की हवाले से अगर हम बात करें उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात करें तो उस हवाले से भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है स्पेशल बच्चे मौजूद होते हैं और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा हकदार होते हैं हर चीज़ के कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में अलिशबा? स्पेशल एजुकेशन में जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं एक अच्छा इकदाम तो है क्योंकि जो उनका ऑटिज़म का इदारा बना है वो बहुत अच्छा है कि जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते थे पहले उनके लिए कोई भी इतना खास इदारा नहीं था पर वो बनाया गया है, मगर उसकी अवेयरनेस जो है लोगों को बहुत कम है। सबसे बड़ा मसला जैसे आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, जैसे नॉर्मल स्कूल के बच्चों के लिए स्टॉप्स बनाए गए होते हैं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे तो ये स्टॉप मुकर्रर हो जाता कि हमने इधर से बस लेनी है, पर जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो उधर तक उनकी रसाई कैसे होगी क्योंकि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं गलियों में कुछ होते हैं तो उन्होंने बस 4-5 स्टॉप्स बनाए हुए हैं, उधर से वो बच्चों को पिक करते हैं। अब उनके पास इदारे हैं, बच्चा कम है। एक स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल है, अगर आप शादाब सेंटर की बात की जाए तो उस स्कूल में मैक्सिमम भी जो हैं 50 बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे मुल्तान शहर में जो है मेंटली चैलेंज बच्चे जो हैं क्योंकि उनमें कैटेगरीज होती हैं, ये नहीं कि फुली मेंटली चैलेंज बच्चा है तो बाकायदा कैटेगरीज बनी हुई हैं, पहले मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद दाखिला दिया जाता है। कैटेगरी 1 के बच्चों को अलग टीचर डील करता है, 2 के बच्चों को अलग टीचर डील करता है क्योंकि उनकी मेंटल लेवल चेंज होता है। इसी तरह जो माजूद बच्चे हैं जाहिर सी बात है वो व्हील चेयर यूजर्स होते हैं या कुछ स्टिक यूजर्स होते हैं तो उनके लिए बस की रसाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया की जाएगी तो वो पढ़ेंगे। और स्पेशल एजुकेशन ने एक सिस्टम तो रखा है कि हर महीने बच्चों को वो साल जो है चेक देते हैं
और हर सालाना किताबें, और वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है उनके वालिदैन को बताने के लिए कि तालीम कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो घर वाले भी होते हैं वो इनकरेज करते हैं कि अगर ये भीख मांगेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा के लाएंगे, अगर पढ़ने भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो माजूर है, इसको यूं ही यूज़ किया जा सकता है। तो मेंटालिटी चेंज करने के लिए सबसे पहले तो स्पेशल एजुकेशन को ये इंश्योर करवाना होगा सिटी में कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल करने होंगे, तब जाके उनकी जो इनरोलमेंट है वो स्कूल्स में बढ़ेगी। अभी इतने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन के हर कैटेगरी के बच्चे के लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए गए हैं। जो नाबीना है उनके लिए अलग स्कूल्स हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए अलग स्कूल है, और मेंटली चैलेंज बच्चों का स्कूल अलग है, इसी तरह माजूर बच्चों का स्कूल अलग है। बट एक्नॉलेज नहीं करवाया जा रहा कि हमारे स्कूल्स हैं, हम काम कर रहे हैं, बच्चों को इधर भेजा जाए। और जहाँ तक बसेस की बात रही तो पहले उनकी 2-3 बसेस ख़राब हो चुकी थी, तो वो काफ़ी महीने से ख़राब भी रही। उसके बाद नई बसेस तो आ गई, पर आया उन बसेस में बच्चे बैठेंगे तो स्कूल आएंगे ना। हाँ, उतनी तादाद होगी तो स्कूल आएंगे ना। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अलिशमा, हम आपसे ये भी जानेंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से उनके ब्यूरो की जानिब से ताहाल बच्चों की नर्सरी भी ना होने से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कीजिए तो वैसे आज एंटी चाइल्ड लेबर डे भी है, तो बच्चों की सेलिब्रेशन भी है वहाँ पे। आज जो बच्चे हैं वहाँ जॉयलैंड में भी जाएंगे और बाकायदा उनकी तरफ से बच्चों के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। इस तरह पूरी टीम भी शामिल होगी। और इसमें एक सबसे बड़ा, क्योंकि नौमौलूद बच्चे भी तो, न्यू बॉर्न बेबीज जिसे कहते हैं, वो भी तो हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं। और आपने देखा होगा कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन की ही बात की जाए तो पिछले 6 माह में जो है मुल्तान सिटी की बात कर रही हूँ, बाहर की सदर की बात नहीं कर रही, सिटी से ही तकरीबन जो है 28 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। नौमौलूद बच्चे, कोई कूड़े के ढेर में से, कोई मुख्तलिफ जगहों से। अब उन बच्चों को फौरन जो है हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती। मगर उसके बाद जो है जब बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है तो यहाँ था तो सोशल वेलफेयर की जानिब से गहवारा सेंटर जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। और चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो अपनी बिल्डिंग है वो रेंटेड बिल्डिंग है, और रेंटेड बिल्डिंग इतनी है कि उसमें सिर्फ जो बॉयज़ हैं अभी तक वही रह रहे हैं। बच्चियों को दारुल अमान भेजा जाता है। अगर कोई बड़ी बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की, तो बच्चियों की वहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है, उसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाता है। क्योंकि दारुल अमान जो है वो एक अलग चीज है, वहाँ पे खवातीन रहती हैं, बच्चियां नहीं रहती। तो बच्चियों को वहाँ पे भेजना एक थोड़ा सा वो एक अलग ही मामला है। और अगर छोटी बच्ची कोई मिलती है या छोटा बच्चा कोई मिलता है, उसके लिए वहाँ पे टेक केयर के लिए कोई भी खवातीन का स्टाफ मौजूद नहीं है, नर्सरी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। तो उसी दिन जो है लाहौर से एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है, बाकायदा जब बच्चा ठीक हो जाता है उसे लाहौर भेज दिया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो मुल्तान आते हैं लोग अडॉप्शन के लिए, उनको लाहौर जाना पड़ता है। वो सारे बच्चे जो हैं लाहौर की तरफ, यानी अडॉप्शन केसेस जो है मुल्तान के, वो यहाँ से फॉर्म तो फिल करवा देते हैं, पर क्योंकि लाहौर में ऑलरेडी इतने केसेस होते हैं, तो जब वहाँ की नर्सरी में बच्चा जाता है तो वो जो फैमिली, जिस फैमिली को वो बच्चा देते हैं, अपनी कंडीशंस देख के, चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक कोर्ट है बाकायदा, उसके थ्रू बच्चा दिया जाता है 3-4 प्रोसीडिंग्स के बाद। तो वो उसको बच्चा देते हैं जो फैमिली सबसे अच्छी होती है, इकोनॉमिकल भी देखते हैं, सब कुछ बच्चे की अच्छी परवरिश हो। तो जो मुल्तान के लोग होते हैं उनको यही शिकवा है, जो खास तौर पे वहाँ पे अडॉप्शन केसेस फाइल करते हैं, उनको यही शिकवा है कि हमें नहीं बच्चे मिलते, क्योंकि यहाँ पे कोई नर्सरी नहीं है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ने अभी तक अपने जो सेंटर के बाहर है कोई झूला नहीं लगाया। अब ईदी सेंटर देखें तो ईदी थोड़ा सा दूर है सिटी से, उन्होंने अपने सेंटर के बाहर झूला लगाया हुआ है जहाँ पे लोग बच्चों को डाल जाते हैं। अब हमारी सिटी में यही मसला है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, इसलिए बच्चों को फेंक दिया जाता है इधर उधर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला है कि अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लिख दिया जाए कि आप यहाँ लाके बच्चों को डाल दें। इतना बच्चों का जो होता है मेडिकल कंडीशन ऐसी ना, कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, जाहिर सी बात है। पर कुछ बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, फिर वो जानवरों का भी शिकार हो जाते हैं। मतलब इस तरह भी बहुत सारे हम केसेस जो हैं वो देखते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपके सामने होते हैं,
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आप कैमरे की आंख भी नहीं देख पा रही। तो इस तरह अगर ये चीज़ें इदारों में अगर सहूलियात मिलना स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप क्या समझते हैं हमारी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ये किस तरह रोल प्ले कर रहा है और कर सकता है मज़ीद? बेसिकली तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि तरक्की और खुशहाली के अंदर रोल प्ले ऑलरेडी कर रहा है। किस सेंस में? जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ होती हैं। जो नौजवान हैं, जो इंडस्ट्री है, जो कारोबारी लोग हैं, इवन छोटे कारोबारी भी, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। जैसे पिछले दिनों ही एक एनपीओ की ट्रेनिंग हो रही थी, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग थी। इसके साथ साथ और हमारे जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के तरीके हैं इंडस्ट्री की, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लाहौर से, कराची से चैम्बर के अंदर आते हैं ट्रेनर्स, वो ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के अंदर किसी भी हवाले से इंडस्ट्री को जो भी ज़रूरतें पेश आती हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई इदारा है मुल्तान में और वो प्राइवेट समझ लें कि इसमें सब लोग होते हैं, जो जैसे मैं हूँ, हमारे अपना बिजनेस है, तो ज़्यादातर लोग बिजनेस करने वाले ही होते हैं। हम लोग खुद एक कारोबार चला रहे होते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटे छोटे कारोबार भी। इसके हमारा जो मेंबरशिप है वो बनता ही वो लोग हैं जो कुछ या इंडस्ट्री चला रहे हैं या कुछ कारोबार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसमें छोटे कारोबार भी हैं, बड़े कारोबार भी हैं। तो हमारा काफ़ी सारा टाइम इस तरह की एक्टिविटीज़ में चलता है कि हम ट्रेनिंग दें अपने मेंबर्स को कि वो किस तरह से अपनी मौजूदा प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, प्लस जो स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, नए आने वाले हैं, नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी उस ट्रेनिंग्स के अंदर शामिल होना ज़रूरी होता है। अच्छा, आप जस्ट ट्रेनिंग्स करवाते हैं या लोन भी, जिस तरह अगर किसी को ज़रूरत है, कोई कारोबार अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके हवाले से भी आप कोई सहूलियात देते हैं या नहीं? उसके अंदर हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, यानी उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्टेट बैंक के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। अगर हमारे पास कोई साहब आते हैं कि जी मुझे कारोबार करना है, मुझे लोन के हवाले से गाइड कर दें, तो हम उनकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करवा के स्टेट बैंक के साथ रब्ता करवा देते हैं उनका। उनको आसानी हो जाती है उनको लोन वहाँ से लेने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं इंडस्ट्रीज के हवाले से, जिस तरह अभी बजट आया है, आपके जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़े? देखिए, जो जैसे मैंने कहा ना कि अभी तो ये अनफोल्ड होंगी चीजें ताजिरों के हवाले से। अभी तो क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है कि उसने ताजिरों को अभी तो कुछ ऐसा कोई टफ टारगेट नहीं दिया टैक्सेस का या किसी और हवाले से। ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद 8 बजे बिजनेस क्लोज हो जाए। हाँ जी, 8 बजे। लेकिन क्योंकि जैसे अभी 2 महीने तो एज रह गई है सारी हुकूमत की, तो अब ये 2 महीने के अंदर तो अभी इतनी सख्ती नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है। तो जो नई आने वाली गवर्नमेंट है वो शायद ये सारे जो हार्श मेजर्स हैं वो लेकर आए। लेकिन बहरहाल छोटा दुकानदार इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है और उसकी जो वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं है और वो जो ग्लोबल रिसेशन की वजह से काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार है। यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे एनर्जी के ऐसे इनपुट्स हैं जो कि महंगे हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में अभी उसकी डिमांड कम है। तो इन सारी बातों को अगर जोड़ा जाए तो इस वक्त बिजनेस करना जो है ना एक टफ जो है वो चैलेंज है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए और हमारी मईशत के लिए यही बेहतर है कि हम इन टफ हालात को, इन चैलेंजेस को कबूल करके आगे बढ़ें और इसको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को तरक्की इसी रास्ते से मिलनी है, बल्कि पाकिस्तान का जो इस वक्त खोया हुआ एक वकार है वो भी इसी रास्ते से ही बहाल होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो छुट्टियों में हेल्पलाइन की टीम भी बढ़ाने का फैसला किया गया है।
एजुकेशन के हवाले से कितनी चीजें जो है वो अलिशवा से जानने को मिलेंगी हैं अलिशवा? स्कूल एजुकेशन स्कूल एक्चुअली स्कूल एजुकेशन की जानिब से इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इस दफ़ा अहकामात जारी हुए थे स्कूल्स को। तो हर जो स्कूल प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी थी, उसने एक एडमिशन सेल बनाना था जिस सेल में टीचर्स होने थे और उसके साथ साथ उनका एक फोकल पर्सन होना था। पर मसाइल ये आ रहे थे कि टीम और अहकामात जारी करने के बावजूद इनरोलमेंट कोई खासा बढ़ नहीं रही थी कि उनका काम ये था कि अपने इलाकों में जाना है, पम्फलेट तकसीम करने, बेसिकली अवेयरनेस देनी है, मसाजिद में ऐलान करवाने हैं कि अगर भाई कोई तालीम हासिल नहीं कर सकता तो इस स्कूल में फ्री तालीम दी जा रही है, बुक्स यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तरफ रागिब करना लोगों को। तो इस हवाले से अब एक हेल्पलाइन तश्कील दी गई है जो स्कूलों के भाई जिसके बोर्ड्स लगाने का फैसला किया गया है, छुट्टियों में ही लगाए जाएंगे कि कोई भी शहरी अगर जिसको मालूम नहीं है कि स्कूल में दाखिला कैसे लिखना है, उस पर बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि आपने इस हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। जो नुमाइंदा फ़ोन उठाएगा वो आपको गाइड करेगा, पहले आपका इलाका पूछेगा कि उसके करीब स्कूल कौन सा है जो आपका बच्चा वहाँ जा सकता है, उसकी एक्सेस वहाँ तक है, और अगर वो नहीं जा सकता तो टीम जो है वहाँ तक जाएगी और बच्चे की एक्सेस वहाँ तक मुमकिन बनाएगी कि बच्चा स्कूल आ सके। सही। तो ये हेल्पलाइन जो है वो काफी लोगों को मददगार उसमें साबित होगी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। अलिशवा आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर फरूख अरसलान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी रशीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्रॉडकास्टर भी हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम एजुकेशन सिस्टम में भी बात करेंगे और बजट के हवाले से भी बात होगी कि जो इस टाइम तालीमी इदारों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जान लेते हैं ना कि इस टाइम आप नायब सदर भी हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान के, तो उस हवाले से बताएं जो असातिज़ा के हवाले से सैलरीज में इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इजाफा तो खुशाइंद है, हर दौर में खुशाइंद रहा है, लेकिन हमने जो कि फेडरेशन ऑफ ये हमारी टीचर्स की फपासा जिसे कहा जाता है, मैं उसका नायब सदर होल पाकिस्तान की जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके असातिज़ा को रिप्रेजेंट करती है। हमने हायर एजुकेशन को जो मरासला लिखा था उसके हिसाब से तो हमने इससे कहीं ज़्यादा का डिमांड की थी, 50% से ज़्यादा की। इस वक्त सिर्फ 30% और 35%, 1 से 16 असातिज़ा का सिर्फ 30% किया गया है। हमने उसको शुरू में 100% कहा था, फिर हमने मिनिमम 70% तक भी कहा था, क्योंकि जो पिछली जो इकनॉमिक सूरत हाल है आपके सामने सारी, गो के 30% का इजाफा खुशाइंद है गजटेड ऑफिसर्स के लिए, लेकिन ये फिर भी जो है ना बहुत कम है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी रिकरिंग ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो अमाउंट मुख्तस की जाती है, पहले सिर्फ 59.1 बिलियन जो थी वो थी, गवर्नमेंट ने वो बढ़ा के जस्ट 65 बिलियन की, यानी कि 65 अरब रुपए कर दिया है रिकरिंग में, और 70 अरब जो है ना वो किया गया है तरक्याती मंसूबों के लिहाज से। तो कुल मिला के हुजम जो है उसका वो 135 अरब जो अगले माली साल में जो 2023 से 24 के लिए, ये इंतहाई कम है। ये तकरीबन जो हमारी GDP का 2.5% भी नहीं बनता, ठीक है। और जबकि इस रीजन के अंदर जो हमारा रीजन है, चलें हम यूरोप या अमेरिका की तरफ नहीं जाते, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ नहीं, इस रीजन में सबसे कम है। जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उसके अंदर, चलें चाइना को तो हम करते हैं, वो तो बहुत आगे है। जो दूसरे ममालिक जिन्होंने हमारे साथ आज़ादी हासिल की थी उनका भी 4% से ज़्यादा है। तो ये कि इस वजह से ये हमारा जो है ये इतना कम होने की वजह से क्या होता है, इसका असर फिर हमारी इकॉनमी के ऊपर, हमारी रिसर्च के ऊपर आता है। जो अक्सर औकात हमारी यूनिवर्सिटी असातिज़ा के रिसर्च के हवाले से तहकीक के पे सवालात उठाए जाते हैं कि जी ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग के ऊपर कि जी आपने कोई नई चीज़ नहीं ला रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वसाइल की कमी है। हमें पैसा नहीं, रिसर्च पैसा मांगती है, लैब्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट। और हमारे यहाँ मैं समझती हूँ कि लैब्स इतनी ज़्यादा है नहीं है, मतलब इस पे उतना काम नहीं किया गया। देखें, काम वही है ना कि अगर हमारे यहाँ ठीक है, वक्त के साथ साथ
किया जा रहा है, जिस तरह से हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑरिक का ऑफिस जो है, ऑफिस ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन का ऑफिस, वो हमारे BZU में भी है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। लेकिन वो वही बात आ जाती है, बात फंड्स पे आके रुक जाती है। तहकीक जो है वो फंड्स के बगैर नहीं हो सकती। ये हमारा फंड्स का मामला ना हर इदारे का ही हर इदारे का ही है, सारी बात है। क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमारा क्वेश्चन मार्क रह जाता है, बस हम वो उसका जवाब फिर हमें मिलता नहीं है। वो बस यही बात, ये हर जगह पे यही है, यही एक रीजन है, मेन रीजन यही है, जिसकी वजह से जो है रिकरिंग ग्रांट जो है हमारी अब बाकी हर यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर इसका इसका असर पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं हर दौर में जब भी हुकूमत आती है वो कुछ ना कुछ फंड्स मुख्तस करती है, फिर बजट आता है, फिर लोगों को एक नई उम्मीदें दिलाई जाती हैं, बट हम इन दी एंड देखते हैं कि जो तालीमी इदारों के लिए फंड मुख्तस किए गए वो कहाँ गए, किस तरह यूज हुए, किसके पास गए, तो वो चीजें आपके पास जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने जब मरासला लिखा था हायर एजुकेशन कमीशन को और गवर्नमेंट को कि इस वक्त कम से कम जो हमारी डिमांड है ना वो 500 अरब जो है ना वो रिकरिंग ग्रांट के अंदर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो होती है जो, और 200 अरब जो है वो मिनिमम जो है वो होनी चाहिए तरक्याती मंसूबों के लिए, नए मंसूबों के लिए। तो हमारी फेडरेशन की जानिब से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कलीमुल्लाह बड़ीच हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, वो सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, मैं नायब सदर हूँ, और घुमरो साहब हैं इक़्तिदार घुमरो साहब सिंध यूनिवर्सिटी से, वो जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी हमारी पूरे पंजाब सिंध बलूचिस्तान KP के पूरे चैप्टर्स होते हैं। पूरी बाकायदा ये फपासा जो है हमारी फेडरेशन, ये इस्टेब्लिश एसोसिएशन है, हमारी मुज़ाकरात होते हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हम शामिल होते हैं। तो हमने जो कहा उसके मुताबिक 59 बिलियन से, यानी कि 59.1 बिलियन जो है अमाउंट से आपने 65 कर देना, और ये एक साल के अंदर आपने देखा है कितनी ज़्यादा होशरुबा जो हमारी महंगाई बढ़ी है उसके लिहाज से जस्ट जो है वो ये हार्डली 12-13% का इजाफा हुआ होगा। तो ये तो बहुत ही कम है, और ना होने अच्छा ये तो हम ये देखते हैं कि हमारे अभी जो बजट पेश किया गया उसके हवाले से, सेहत के हवाले से अगर हम बात कर लें या फिर हम अपने एजुकेशन के हवाले से बात कर लें, दोनों के फंड जो है वो बहुत ही कम जो है इसमें मुख्तस है। हालांकि हमारी बेसिक चीजें, हमारी नीड्स भी यही हैं। कम से कम देखें हमारे अक्सर आपने हमारा एक तो टीचर्स की तरफ से स्लोगन ही था कि वो एक स्लोगन जगह जगह भी लिखा नजर आता है कि तालीम को 4% दो, मुल्क को संवार दो। हाँ। कम से कम 4% GDP का जो है वो मुख्तस हो, तब जरा आगे बढ़ने की बात आएगी, वरना फिर यही होता है कि इदारे तो किसी ना किसी तरह चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर वो वही सूरत काम नहीं होता, उस तरीके से काम नहीं होता, फंड नहीं होते, फिर हम यही करते हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं हर चीज के ऊपर, क्लासरूम्स पे, रिसर्च पे, वे ऑफ टीचिंग पे, हर जगह पे फिर आपके यही चीजें होंगी और उसी तरह से हम चलेंगे। अच्छा, आपसे भी रशीद साहब से जानते हैं, जो जाहिर सी बात है आप भी टीचिंग के साथ वाबस्ता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, बजट चाहे कोई इदारा चलाना हो, घर चलाना हो, बजट की अपनी एक अहमियत है। मतलब बजट के हवाले से आप स्ट्रांग होंगे, आप अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। अब फाइनेंशियल इश्यूज हों आपके, असातिज़ा के, इदारों के, तो फिर आप कैसे आप अपने आप को खुद को इम्प्रूव करेंगे या अच्छी कोई कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि आप जैसे इंजीनियरिंग है, इनका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग टोटल टेक्निकल काम है, उसमें बजट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। लैब्स की आपने बात की, हमारे यहाँ कितनी लैब्स हैं? इंजीनियर बनाने ना आपने, इंजीनियर्स को आप जब तक कोई विजिट नहीं कराएंगे, कोई लैब्स में नहीं लेकर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इंजीनियर कैसे आप बनाएंगे आप? बस थ्योरी, बस मतलब रट्टा पढ़ाना, रट्टा सिस्टम ही है ना, वही कराना ना, हमारा यही है। तो फिर वो फिर जो इंजीनियर बनेंगे, फिर वो जो ब्रिज बनाएंगे वो फिर कुछ अरसे बाद गिर जाएंगे। मतलब जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो, उनकी फिर क्या आप उनकी कोई श्योरिटी दे सकते हैं, उनकी कोई गारंटी दे सकते हैं हाँ जी बहुत अच्छा काम है? नहीं होगा। मतलब हर चीज में बजट जहां है, बजट को मेरे ख्याल, अच्छा फिर एजुकेशन, आपने कौम बनाना है, आपने आगे एक नई कौम बनानी है, उसके लिए बजट होगा तो बातें होंगी, नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कुछ अच्छी तवक्कुआत रख सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में आपकी डिफरेंट पढ़ाई चल रही है, आपके प्राइवेट इदारा तो हम अब तो मैं समझती हूँ किसको माफिया का नाम ही दिया जाता है
जी प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह बहुत ज़्यादा आपकी फीसेस ली जाती हैं, फिर उसी तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अगर हम सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हर बंदा तो अब जिस तरह महंगाई है, बेरोजगारी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूलों के। आप अच्छे स्कूल में, आपको तभी तालीम अच्छी मिलेगी जब आप अच्छे स्कूल और महंगे स्कूल में जाएंगे। मैं इससे महंगा या सस्ता के कॉन्सेप्ट नहीं है। बात है कि मैं इसमें पहला नुक्ता ये मैं इस पर बात करूंगा कि हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने बड़े बड़े लोग हैं या इवन सरकारी टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को अपने पास सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? यही तो मैं बात कर रही हूँ कि हमारा जो यकसा एक तालीमी निज़ाम यकसा निज़ाम तालीम दिया गया, उस पर बात की गई, कुछ हाँ। हद तक इम्प्लीमेंट भी हुआ, फिर चला गया। अब आजकल समर कैंप की बात चल रही है, मतलब छुट्टियां हो गई हैं। अब इसमें भी देखें तजाद है कि जो सरकारी स्कूल है, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां समर कैंप पर इजाजत है, समर कैंप लगे हुए हैं, बच्चे वहां बैठ के बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में टोटल पाबंदी है। अब सोचने की बात यह है कि क्या मिन हैसुल कौम हमारे जो इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम तालीमी इदारे बंद रखें, बच्चे ना पढ़? हमारे तो बच्चे वैसे नहीं पढ़ना चाहते। वैसे ही कोरोना के डेज से हम देख लें, हमारे जो 2 साल गुजरे कोरोना के, मतलब वैसे पूरी दुनिया को मुतासिर किया उसने, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो एजुकेशन सेक्टर था, हमारे जो मैं मतलब अपनी बात करूं, मैं 2 साल स्कूल बंद रहे। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुसरत है हमारे साथ हैदराबाद से, बड़ी दूर से कॉल कर रही हैं, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, बस अल्लाह का शुक्र है। महंगाई इतनी हो रही है, उसी हवाले से बात करनी थी। जी जी। तो ये क्या नाम है इसका, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे शौहर को पेंशन थी OIB की तरफ से, तो वो पेंशन पहले 8 की, अब इन्होंने 10 कर दी है, लेकिन ये तो बहुत कम है बेटा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे किराए का घर है और मैं क्या नाम है इसका, मेरे 2 बच्चे मासूम हैं, नजर नहीं आता, एक बच्चा कमाने वाला है, किराए का घर है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा कि पेंशन बढ़ाई जाए तो OPI की तरफ से मिलती है मुझे पेंशन। ठीक है तो बहन आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरा ये काम करें, मैं किराए पे रहती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी हेल्प हो सके, लेकिन अभी तो जाहिर सी बात है हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने महंगाई की वजह से हर बंदा ही परेशान है इस टाइम। बजट में भी इस वक्त ना पेंशनर्स के लिए सिर्फ 17.5% इंक्रीज किया गया है, जो कि यकीनन बड़ी कम अमाउंट है महंगाई के लिहाज से। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह महंगाई हो रही है और फिर जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तो क्या मुल्क की सूरत हाल, मईशत हमारी, अच्छा पाकिस्तान के अगर हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो वो तो बहुत ही नीचे चली गई है। मेरे ख्याल में सबसे नीचे, डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे ऐसे ही है। जितने भी हमारे हमसाय ममालिक, उन सबसे हम लोग नीचे मेरे ख्याल। हाँ, अभी कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तानी करेंसी इतनी नीचे। अफगानिस्तान से भी हम लोग शायद नीचे चले आ गए। मतलब इतने बुरे हालात हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था समर कैंप की। समर कैंप में अच्छा हमारी जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, वो ऑलरेडी पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मिल के कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। अब जब आप 3 माह के लिए स्कूल बंद करेंगे, अब जो बड़े बड़े सिस्टम है फ्रेंचाइज वाले, वहाँ फी का कोई इशू नहीं, वहाँ का जो एक अलग से एलीट क्लास है, उन्होंने अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना है, वहाँ से किसी और स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। वो अगर बच्चों को फीस नहीं देंगे, नॉन स्टॉक का फट जाएगा, फिर दोबारा उसके रीएडमिट कराएंगे तो फिर उसके एक्सपेंसेस हैं, वो फीसें आसानी से चली जाते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे सेटअप हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हम स्कूल बंद करते हैं, अच्छा उसमें यह है कि फीस वाला मामला खत्म, वो 1 महीने 2 महीने बच्चे नहीं आएंगे, अगले महीने वो कहेंगे चलो यार छोड़ो यार, दूसरे स्कूल में दाखिल करा देते हैं, मतलब उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि आप समर कैंप अगर लगाते भी, उस पर कोई पाबंदी है भी, उस पर कोई टाइम शॉर्ट कर दें आप। मतलब आप समर कैंप इसलिए लगाते हैं कि बच्चे घरों में रहें। आप भी देखती होंगी, मैं भी देखता हूँ, डॉक्टर साहब भी देखते हैं कि हम जिन बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए समर कैंप की इजाज़त नहीं देते, वही बच्चे आपको ट्यूबवेल पे नजर आएंगे, सड़कों पे नजर आएंगे, नहरों पे नहाते हुए नजर आएंगे, रोड्स पे बाइक लेकर नजर आएंगे। तो फिर ये क्या कर रहे हैं?
पार्क्स में आपको नजर आएंगे? छुट्टियां एंजॉय करें। एंजॉय करें। अच्छा, वो अगर स्कूल में जाएंगे, हाँ। अच्छा, फिर गुर्बत का हमारे यहाँ ये है कि मोस्टली लोग किराए के घरों में रहते हैं। ठीक है, किराए के घरों में रहते हैं, बिजली का ये आप उसके बिलों के हालात देख लें। मतलब एक घर अगर कोई 2-3 मरले का घर है, बच्चे वहां आसानी से नहीं रह सकते। स्कूल आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, आपको अच्छे ठंडे कमरे देता है, आपको ठंडा पानी देता है, आपको असातिज़ा देता है, प्रोवाइड करता है, आपको अच्छी तालीम देता है, आपको बिजी रखता है। बजाय इसके क्या ठंडे कमरे तो सर वैसे माजरत ठंडे से मुराद मैं ठंडे कमरे तो मुझे नहीं लगता कि वो तो प्राइवेट में आप फीस देंगे तो आपको ठंडे कमरे भी मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में ठंडे कमरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हवादार कमरों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ फैंस हैं और ये इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, जैसे सर अभी जिस तरह हम बात करें कि अभी वज़ीर आज़म हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हमेशा वो सिर्फ लैपटॉप ही तकसीम करते हैं अभी भी उन्होंने उसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, लैपटॉप स्कीम यकीनन एक अच्छी स्कीम इस सेंस में है कि असातिज़ा के हाथ में अगर ये मतलब लैपटॉप मशीन्स होंगी स्टूडेंट्स के हाथ में, तो वो ये एक करामत शाही है। मतलब इसको हम यही कहेंगे, ख़ास तौर पर रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं जिसमें एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए तो ये अब एक ज़रूरी एक चीज़ हो चुकी है, एक वो और एक इंटरनेट। मतलब इसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है रिसर्च का, तहकीक का, जब तक कि आप बाकी लोगों की तहकीक, बाकी लोगों के जो रिसर्च पेपर स्टडी नहीं करेंगे, आप दूसरी दुनिया के साथ इन टच नहीं होंगे, तो उस वक्त तक अब तो हर चीज़ ही ऑनलाइन हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जिद्दत आती जा रही है और आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो एडमिशन्स भी अब तो ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। इवन ये जो लैपटॉप स्कीम है, इसके लिए अप्लाई करना भी, ये भी ऑनलाइन पोर्टल पे है। और उस लिहाज से अब मैं इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में फोकल पर्सन हूँ लैपटॉप स्कीम का, मैं ही ओवरऑल मैनेज कर रहा हूँ। वाइस चांसलर साहब ने जिम्मेदारी मुझे दी, तो उस अब 35,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में। अब जाहिर बात है वो सब लोग ही इस वक्त एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं अभी लास्ट मैंने चेक किया था, वो भी सबके सब मुस्तफीद होंगे इससे। सबके सब शायद ना इस सेंस में हो सकें, क्योंकि इस वक्त जो पूरे मुल्क के लिए जो इसकी ये फेज है, इसके अंदर 1 लाख लैपटॉप्स हैं। आगे 10 अरब रुपया रखा गया है अब अगले बजट के अंदर, वो भी इसमें जो है ना वो होगा। लेकिन ये कि फिलहाल जो है वो 1 लाख, अब 1 लाख लैपटॉप पूरी मुल्क में तकसीम होने, जिसमें से 14,000 उन्होंने मुख्तस कर दिए बलूचिस्तान के लिए, बाकी 86,000 लैपटॉप जो हैं वो बकिया सूबों के अंदर सब जगह पे होने हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स को शायद इस फेज़ में ना मिल सके, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे उससे। और ज़ाहरी बात है फिर आगे कुछ सिलसिला तो चलेगा, चीज़ें तो होंगी, पहले भी होते रहे हैं। लोगों को जिस तरह मिले थे पिछली स्कीम्स में, उनमें से बहुत से लोग आज भी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिन्होंने जैसे BS लेवल पे लिया था, वो एमफिल PhD लेवल पे वही लैपटॉप्स लिए फिर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं उस पर काम। देखें, चीज़ें करामत तो होती हैं, आप कोई भी चीज़ हो। बाकी प्रायोरिटीज़ की बात है, मुख्तलिफ लोग तनकीद करते हैं, वो तनकीद ये नहीं करते कि स्कीम गलत है, नहीं देना चाहिए। वो ये करते हैं कि जी इसकी बजाय अगर ये चीज़ कर लेते या वो चीज़ कर लेते वो बेहतर था। वो ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ गलत है। तो बात प्रायोरिटीज़ की आती है कि कुछ लोगों की नज़र में कोई चीज़ गुड है, किसी की नज़र में बेटर है, किसी की नज़र में बेस्ट है, तो ये अपनी प्रायोरिटीज होती है। मैं इसमें सेकंड करूंगा कि लैपटॉप बजाते खुद तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, इसको तो बुरा कह ही नहीं सकते। जैसे डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि जी जो रिसर्चर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो नेमत है ये इंटरनेट है और ये चीज़ें, वो इससे अच्छा इस्तेफादा कर सकते हैं। अब वो बच्चा जो लैपटॉप लेकर सिर्फ यूट्यूब और ये दुनिया भर की फजूलियात में पढ़ा रहे, तो उसके लिए फिर ये बेकार चीज़ है। मतलब चीज़ का आप करामत बनाए ना, चीज़ तो अच्छी है। फिर हम बात करते हैं कि तालीम के हवाले से, जिस तरह अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसमें हम लोगों को तालीम के हवाले से, आम भी तालीम को, जैसा कहते हैं ना, तालीम को आम करना है, हर बच्चा पढ़े लिखे और मुल्क में वो अपना जो है वो रोल प्ले करे। बट अभी हम देखते हैं कि तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आप अगर एक घर में 4-5 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी फीसेस, फिर उसके बाद जो है उनके अखराजात, तो हमारे यहाँ तो स्कूलों की फीसेस ही इतनी बढ़ा दी जाती हैं, सेमेस्टर्स की इतनी फीसेस होती हैं कि बच्चों को पढ़ाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश होती है पेरेंट्स की, अच्छा फिर उनको कोई स्किल्स की तरफ ले आए, कोई हुनर सिखा दें, वही सीख लें, पढ़ लिख के क्या करना है, इन्होंने डिग्रियां लेके वैसे ही इन्होंने खाली बैठना है।
देखिए रियासत जो होती है ना वो माँ जैसी होती है, और ये जिम्मेदारी माँ की, रियासत की, कि वो फ्री एजुकेशन दे, क्वालिटी एजुकेशन दे। अच्छा, अब जहाँ तक तालीम की बात है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो नौजवान है ना, वो जैसे कैसे वो स्कॉलरशिप ले ले या उसे कोई सपोर्ट कर दे या फ्री ऑफ का जैसे भी वो पढ़ जाता है। वो पढ़ लिखने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, अब यहाँ एक अलमिया ये कि हमारे जॉब्स हैं ही नहीं, जॉब्स का अब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। ये डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त पंजाब में कितने इंजीनियर्स हैं जो जॉब्स के लिए फिर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली तो यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। आप देखें हमारी हाँ जो यूथ है वो यहाँ इसी से तरह डॉक्टर्स की खेप है, मतलब आप खेप तैयार किए जा रहे हैं, भाई आगे क्या करेंगे वो जाके। अच्छा, फिर ये जो हमारा नौजवान है, इसका एक मसला ये है कि जब ये पढ़ लिख जाता है फिर ये कोई और काम करने को तैयार नहीं होता, ये तो बाबू बन जाता है। अब जो इंजीनियर बन चुका है उसे अगर इंजीनियर आप कहीं लगाएंगे ठीक, नहीं तो वो बैठा है, वो कहते हैं मैं मेरे लेवल का कोई काम ही नहीं है। भाई लेवल का क्या मतलब? खैर ये हमारे यहाँ है कि हम फिर अगर एजुकेशन की तरफ, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। फिर भैया आपको पढ़ाया गया, इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि आपको जॉब मिलेगी, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आप में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए आपको पढ़ाया गया, आप एक अच्छे इंसान बन सके। पढ़ लिख गए उसके बाद जनाब अब जॉब का होना जरूरी है क्या? आप और बहुत सारे स्किल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। जो पढ़ गया या पढ़ गई, वो बीबी बन गई बहुत बड़ी, वो काका बन गया बहुत बड़ा, उसने कहा जी मेरे लिए कुछ अगर है ठीक, वरना। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल, मेरा अपना नेबर में एक लड़का अमेरिका से पढ़ कर आया, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो अल्लाह करे देख भी ना रहा हो, वो अमेरिका से पढ़ कर आया वो बंदा, अमेरिका से, और उसे कोई 10 साल हो गए अमेरिका से आए हुए। उसके 2 भाई वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी उनकी जॉब्स हैं। एक उनके भाई लाहौर में, उसने कहा यार मैं जॉब देता हूं तुझे, आजा तू जॉब कर। वो कहता जी मेरे लेवल की जॉब मिलेगी तो मैं करूंगा। वो सारा दिन घर में पड़ा है, 10 साल से वो बंदा घर में पड़ा है, काम नहीं करता वो। अच्छा, ये हमारे यहाँ थोड़ा मसला है। ऐसे ये कैरियर काउंसलिंग भी, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाएं या अगर हम कॉलेजेस पे भी बात करें, सर आप क्या कहेंगे? वैसे बेसिकली हमारे यहाँ तो कैरियर काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, यकीनन है, और यहाँ पे कैरियर काउंसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कंसल्ट नहीं करते लोग, नहीं करते। लोग समझते हैं कि जी वो हमें क्या पड़ी है, मतलब एक होता है ना, एक सेंस आ जाती है, और नहीं जी नहीं हमें नहीं, वो समझते हैं जरूरत शायद उनको है जो बेचारे मतलब नहीं है इसमें। अब देखें, जहाँ तक नौकरियों की बात है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, मेरी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, जो कि दुनिया की मायनाज यूनिवर्सिटी। मैंने बाहर रहकर भी देखा, मैंने यहाँ पर भी देखा, मुझे समझ नहीं आती लोग जॉब्स के पीछे क्यों भागते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, अपनी चीज़ें। अब देखें, चाइना की आप मिसाल लें, आप पूरी दुनिया में आप बेशक तरक्की याफ्ता तरीन जो ममालिक हैं उनमें चले जाएं, यूएस से चले जाएं, यूके चले जाएं, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स हर जगह नजर आती हैं। अब तो खैर हर जगह, अमेरिका में भी चले जाए तो आपको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे है, क्या वहां पे क्या कोई बहरी जहाज भर भर के आए हैं? बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसा जी बात हो रही थी हमारी चाइना के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। अब आप, मैं चाइना की मिसाल दे रहा था कि देखें वहाँ पे घर घर में इंडस्ट्री लगी, मतलब आप देखें वहाँ पे जब आप ऑनलाइन जाते हैं चाइना से, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हम अक्सर चीज़ें हमारे ये होता है कि सस्ती भी मिल जाती हैं, उसकी रीज़न ये हर जगह पे, और वो बिजनेस कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड के साथ, इम्पोर्ट हो रही हैं चीज़ें, आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए। यहाँ पे हैं यकीनन यूनिवर्सिटी, अब जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ जो तलबा हैं उनको स्मॉल बिजनेसेस की तरफ लेके, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट उसमें फ़ंड भी करती है, यूनिवर्सिटी फ़ंड भी किसी हद तक करती है, किसी हद तक वो खुद करते हैं। फिर वो आगे कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जाके बिजनेस किए। इस तरह भी मैं एक मिसाल दे रहा था कि बहुत से लोग हैं, एक हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया टूथब्रश जो कि मिसवाक से बना हुआ था, ठीक है, मतलब वो 2 in 1 एक काम था, वो उन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च किया। फिर इस तरह से और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी छोटे छोटे, या बिजनेसेस थे, चीज़ें थी जो स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया, बिजनेस की तरफ आए।
अगर हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, लोग डरते हैं आने से पहले कि जी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, हमसे नहीं होता, हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, हम कैसे। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वालिद जो थे वो एक छोटी मोटी उनकी नौकरी थी, लेकिन बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। इस तरह कई, सिर्फ ये है कि आगे बढ़ने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं, अपने बिजनेस स्टार्ट करें, खुद नौकरियों की तरफ मतलब कोशिश करें, लेकिन भागने की जरूरत नहीं, अपनी खुद एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयर बने। अच्छा, वो हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ चीज़ें मोस्टली जो हमारे घरों से, हमारे माइंड सेट जो हमारा बना हुआ है वो यही होता है कि हमने डिग्री हासिल करनी है, हमने पढ़ना है, तो फिर हमने या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है। हमारे पास ये 3-4 पेशे हैं जिनके साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं। पेरेंट्स की ख्वाहिश भी यही होती है, या फिर आपकी एक अच्छी कोई आला किस्म की आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो बस आपका एक सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आपने बिजनेस की तरफ आना है, या आपके ये छोटे से कारोबार से आप आगे बड़े आदमी भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आसानियाँ भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स भी आप समझते हैं कि इस हवाले से हम लोगों को गाइड नहीं कर पाते। देखिए, बात यह है, टीचर भी माशरे का हिस्सा होते हैं, और हमारे यहाँ जिस तरह से मतलब जो असातिज़ा गाइड करते हैं, फिर वो बहुत सारे वो माशरे के लिहाज से ही देख के गाइड किया जाता है। वो खुद भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इसी फेजेस से गुजरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक ना ट्रेंड बना हुआ है कि हमारी जो एजुकेशन है वो अर्निंग बेस्ड हम अपना पेशा अपनाते हैं। हम एटीट्यूड हमारा जिस तरफ है, किसी का आर्टिस्टिक माइंड है, किसी का इंजीनियरिंग की तरफ है, किसी का सोशल सेक्टर के अंदर है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते। सबसे पहली कोशिश होती है कि जी इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ जाएं, क्योंकि इसके अंदर है थोड़ा सा कि आप मेडिकल के अंदर के जी माशरे में भी है और वैसे भी इकोनॉमिकली भी है, नहीं है तो अच्छा फिर किसी और, फिर इस तरह क्लासेस हैं, और फिर एंड में जाकर जो है ना वो कोई और इस तरह के सेक्टर्स आते हैं जिनमें जॉब्स या पैसा के बज़ाहिर कम नजर आता है। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, वो स्टूडेंट अपने एटीट्यूड के मुताबिक जो है ना, जो एप्टीट्यूड होगा उसका, जिस तरफ उसका रुझान होगा वो उसी तरफ जाएगा। अच्छा, वो फिर इस तरह ज्यादा अच्छा सर्व भी कर सकता है। अगर फर्ज करें किसी का एक आर्टिस्टिक माइंड है, उसको आप जो है वो इंजीनियर बना देंगे, वो किस तरह से मतलब वो चीजें अपनी कर सकेगा। या अब जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, फिलंथ्रोपिस्ट थे, अगर हम उनको किसी और तरफ, वो किसी और चीज में जबरदस्ती उनको लाया जाता शायद वो हम ना कर सकते। या हमारे अब्दुल कदीर खान जो थे, वो एक एक्टिंग साइंसदान थे, अगर उनको हम गेम्स की तरफ ले आते तो शायद वो उतना ना कर सकते। हर किसी का अपना एप्टीट्यूड है। तो जो हमें एक सक्सेस स्टोरीज नजर आती हैं, उनमें यकीनन ये चीज आप देख लें, उन सक्सेस स्टोरीज के पीछे कभी भी फोर्स जो है ना वो उनकी नहीं होगी कि उनको फोर्स जो है उस प्रोफेशन की तरफ लाया गया है। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जो कि हमारे घरों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, जिस तरह आपने पूछा असातिज़ा की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, यूनिवर्सिटी का उस्ताद हूँ, इस हमारी स्टेज पे आके तो बच्चे ने जिस फील्ड में एंटर होना होता है वो हो गया होता है। ये चीज जिस तरह रशीद साहब हैं, स्कूल सेक्टर को बहुत अच्छी डीपली जानते हैं, ये स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर ना ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि बच्चे को किस जानिब लेकर जाना है। ये बहुत कैरियर काउंसलिंग हमारे यहाँ जो है, अच्छा वो मैट्रिक लेवल पे जरूरी है। मैट्रिक में जब बच्चा आ जाता है किसी हद तक मैच्योर होता है, फिर उसके बाद उसने डिसीजन करना होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने एफएससी मेडिकल करना है, नॉन मेडिकल करना है, आईसीएस करना है, क्या करना है। यहाँ उसे जरूरत होती है समझाने की, मशवरा देने की, और अनलकीली कोई उसे मतलब गाइड नहीं करता। यहाँ तो हमारा देखा देखी होता है ना, अगर दोस्त कर रहा है, देखा देखी भी होता है, पेरेंट्स का अपना एक प्रेशर होता है कि नहीं भाई तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, पिछले 4 सालों से एंट्री टेस्ट में लगा हुआ है। क्यों भाई? सर वाले साहब ने कहा डॉक्टर बनना है। भाई तू डॉक्टर बन के क्या कर लेगा? सर कहता अच्छी जॉब हो जाएगी। मैंने कहा तेरे पीछे पता नहीं कितने हजारों में खड़े डॉक्टर, ग्रेजुएट डॉक्टर, जॉबलेस है, जॉब नहीं मिल रही, तू एक और इजाफा कर देगा उनमें। अब जाके सेल्फ पे उसका मेडिकल में एडमिशन कराया, वो डॉक्टर बनना है। मतलब ये कैरियर काउंसलिंग जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो मैं समझता हूँ कि मैट्रिक लेवल पे बहुत जरूरी है, करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसकी एक क्लास होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और एक जिम्मेदार टीचर अपना रोल प्ले करे, देखे बच्चे में क्या पोटेंशियल है, बच्चा क्या अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब बच्चा कोई अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी कोई आर्टिस्टिक माइंड बच्चा है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई ड्रामा राइटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा खत्तात हो सकता है।
लेकिन आप उसे सीमेंट बजरी दे के सिविल इंजीनियर बनाना चाह रहे लेकिन हैं। हमारे यहाँ वही आता है ना कि पेरेंट्स चाहते नहीं है। अच्छा, हम इस तरह के इस तरह आर्ट की तरफ अगर हम बात करें, जिस तरह आर्ट को बाहर के ममालिक में बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, बिल्कुल लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ा आर्ट को बेहतर नहीं समझा जाता। नहीं, हमारे यहाँ तो बस सिर्फ दो चीज है ना, डॉक्टर है या इंजीनियर है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे भूख मर रहे हैं, खुदा न खास्ता। मतलब किसी को जॉब, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कोई हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। भाई अकाउंट्स है और फाइनेंस है और बहुत सारे मामला है, कितने फील्ड्स हैं। अच्छा, टीचर्स है, टीचर वाली साइड पे उस वक्त बच्चा आता है जब थक हार के इंजीनियर भी नहीं बना, डॉक्टर भी नहीं बना, कहीं वो बाय चॉइस नहीं आता, वो बाय चांस आएगा। जब वो आएगा तो वो सर अच्छा छड़ यार चलो तो मैं कर तू टीचिंग अप्लाई कर। तो टीचर में जब वो बेदिली से आएगा, वो क्या पढ़ाएगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा, वो क्या मेमार कौम बनेगा वो। फिर यही मतलब है, हम सब लोग मिसफिट हैं, हम अपनी अपनी जगहों पर नहीं है। हम जब अपनी अपनी जगहों पर होंगे, अपनी नस्ल को बताएंगे कि हाँ बेटा जी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप इसमें आओ, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं करेंगे हम लोग, बच्चे डी ट्रैक है। मतलब बच्चों का, मैं नहीं समझता बच्चों का कोई कसूर है, कसूरवार हम हैं, वालिदैन और टीचर्स, माजरत के साथ। मतलब टीचर भी बराबर का जिम्मेदार है। टीचर के पास भी तो टाइम नहीं है ना, टीचर इतना प्रोफेशनल कमर्शलाइज हो गया। अच्छा, अभी वाले हम देखते हैं वैसे माजरत के साथ टीचर्स जो हैं वो जस्ट आए, अपना लेक्चर दिया एंड दैट्स इट, वो कहते हैं हमारी जॉब मुकम्मल, अब हम जा रहे हैं। अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप, मैं समझती हूँ शायद अब आ चुका हुआ है कि आप टीचर्स के साथ उस तरीके से आप नहीं उनसे सुन सकते, उनसे पूछ सकते, या वो आपको उस तरीके से प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझाएं। नहीं, अब तो मार धाड़ वाला ज़माना। अब तो ये कहते हैं कि अच्छा लेक्चर है, बस हो गया आपका, क्लियर है, चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, फिर टीचर भी मजबूर है ना, टीचर ने एक लेक्चर यहाँ देना, उसके बाद फिर उसने किसी और इदारे में जाना। मतलब मैं अपने मैट्रिक और एफएससी लेवल की बात करता हूँ। मैं बायो का कोई टीचर है, वो दिन में 10-10, 20-20 लेक्चर पढ़ाता है वो मुख्तलिफ इदारों में, उसके पास कहाँ टाइम है, वो तो टाइम दे ही नहीं सकता। बहुत बैड लक है ये बच्चे हमारे, इनके कि ये इनकी तरबियत करने वाला कोई नहीं। अच्छा, इसमें भी ना मैं वो करूंगा कि इसमें भी इकोनॉमिक सूरत हाल आ जाती है। अब कौन शख्स चाहेगा कि वो जो है ना 24 में से 16-17 घंटे काम ही करता रहे। हाँ जी। वो उसकी रीजन यही होती है कि अब जब नहीं एक जगह से हो रहा तो फिर वो 2-3 जगहों पे जाके, टीचर्स के अपने मसाइल हैं, मसाइल तो हर बंदे के हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे भी कुछ मसाइल होंगे। आप वहाँ बैठे तो आपके मसाइल तो ऑलरेडी हमारे यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। बात यह है कि हमने उनको बेहतर कैसे करना है। बेहतर किया जा सकता है, चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और करना चाहिए, चीज़ें मैनेज हो भी जाती हैं। हमसे पहले भी तो लोग करते थे ना, हमारे असातिज़ा थे, मतलब हमारे असातिज़ा थे। अभी हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये मसाइल ही नहीं थे, नहीं, हमारे यहाँ हमारी तरफ तो ये इतनी टेंशन ही नहीं थी जो इतनी अब। अच्छा नहीं, आज के बच्चों लेकिन वो ऐसी जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। अगर आप देखें ना, यही बातें हम अपने बच्चों से कर रहे होते हैं। जो अब अगर हमारे बच्चे 10-12 साल के हैं, उनसे हम कहते हैं यार तुम्हें पता है कि हमारे दौर में 2 रुपए का 3 रुपए की ये चीज आ जाती थी, 4, वो कहता है कि अब तो 10 रुपए का 20 रुपए कुछ नहीं आता। एक और अहम बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब के वालिद साहब है डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी साहब, ही इज माई टीचर। अच्छा, अब वो भी तो असातिज़ा थे ना, मतलब वो रेडियो पर मुझे लेकर खुद जाते थे कि यार आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको रेडियो आना चाहिए। मतलब वो होस्ट होते थे, हम उस वक्त बच्चों का करते थे, एनकरेज करते थे। आज के बच्चों से पूछें बज़्म अदब किसे कहते हैं, बच्चा मुंह खोल के बैठ जाए, बज़्म अदब क्या मतलब। पूरा एक लेक्चर होता था हमारा, पीरियड होता था पूरा, जुम्मे को छुट्टी होती थी, जुमेरात को होता था, जुमेरात को बज़्म अदब का पीरियड होता था। मतलब मैं जब भी यहाँ आता हूँ, जब भी कहीं बैठता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी मैं बज़्म अदब की पैदावार। मतलब असातिज़ा हमें निकालते थे बाहर। हाँ, ये तो एक्टिविटीज पोटेंशियल है, आप बोल सकते हो, अच्छा आप क्यों नहीं आते, आप आओ। और डाइस पे जबरदस्ती उन बच्चों को जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, उनको जबरदस्ती खड़ा किया। बिल्कुल, इससे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बात हो रही थी हमारे जिस तरह एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। अच्छा, वैसे आपका बाहर का भी एक्सपीरियंस रहा, अभी आप यहाँ पर भी हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है और बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, एंथुसियाज्म तो है, लोग चाहते भी हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं
तो वाइस चांसलर जो हैं इस वक्त सीरियस भी हैं, करना भी चाहते हैं। सिर्फ फाइनेंस के मसले नहीं है, हमारी इंतज़ामी सूरत हाल के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी, मतलब ये एक क्लियर चीज़ है हर इदारे में, मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं, हर इदारे में। फिर बहुत सारी और सोशल जो हैं हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, टीचर्स के भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर ओवरऑल असर पड़ता है और सिस्टम ओवरऑल डाउन जाता है, मतलब हर एंगल से देखा जाए। बाहर जब नेशंस डेवलप होती हैं, कौमें जो हैं वो आहिस्ता, मतलब ये सिर्फ वो कहते हैं 2-4 बरस की बात नहीं, ठीक है, तो निस्फ सदी का, इससे बल्कि उससे भी कई सदियों का किस्सा होता है कि जिसमें आहिस्ता 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 चीज़ें डेवलप होती हैं मिजाज के अंदर जो होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर छोटा मोटा कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, उसी वक्त रोड पे ही शुरू हो जाते हैं लोग, लड़ाई झगड़े। बाहर के मुल्कों में इस तरह से नहीं होता। ये मैं माशरे की तारीफ कर रहा हूँ, मुल्क की नहीं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई शख्स करेगा उसे पता है उसका क्या अंजाम होना है, नहीं करते। हम लोग खुद बाहर जाते हैं, हम बाहर जाके जो है हम खुद तब्दील हो जाते हैं, जो यहाँ वाले होते हैं। वहाँ यहाँ तो रूल्स की पाबंदी नहीं करते, वो यही होता है वहाँ तो हर चीज़ जो होती है वो यही होती है। हम बच्चों पे भी सख्ती नहीं करते, ऐसे ही है कि हमें पता है कि जी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी हैं इदारे, यहाँ पे भी सब कुछ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं है। तो उसकी वजह से जो तालीम, जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या डिफरेंस है, ये सारा असर तालीमी इदारों के ऊपर भी आता है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी आता है, टीचर्स के ऊपर भी आता है, पूरी इंतजामिया के ऊपर आता है और ओवरऑल सिस्टम के ऊपर आता है। अब देखें क्यों ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली, कि जब भी हमें कहीं पे हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम फौरन सिफारिश ढूंढना शुरू कर देते हैं। हाँ। बजाय इसके कि हम जो है ना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, टैलेंट को इम्प्रूव करें, देखें कि किस तरीके से हमने वहाँ जाके परफॉर्म करना है, क्या वहाँ जाके बताना है कि जिससे हम इम्प्रूवमेंट हो। रीज़न सिस्टम है, सिस्टम ही हमारा इस तरह से गाइड करता है कि हम जो है ना इस तरफ शुरू करने लग जाते हैं। हमारा कोई अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, हम फ़ौरन टीचर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, यार किस तरह से अप्रोच करें, चलें जी वो मेरे जो अगर 70 नंबर आ रहे हैं किसी तरह वो 85 हो जाएं, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हमारे ये एक मतलब हार्श रियलिटीज़ हैं जिसका असर ओवरऑल सिस्टम पे पड़ता है और उस सिस्टम की वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो डाउन, जिसमें एजुकेशन सेक्टर भी एक है। तो ये एक मेन जो है ना सिस्टम, जिसको हमें इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो उस्ताद का है कि उस्ताद टीचर्स स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड करे कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके आए। बहुत से असातिज़ा कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बात फिर वही आ जाती है कि सिस्टम के गर्दाब में फंसे हुए हम, तो वही एक मेन रीज़न है। सही। तो अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के मामला, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उस हवाले से भी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के मामला। देखिए हमने यही चीज़ें हैं। हाँ। अब मैं इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब मैं चलें अपनी यूनिवर्सिटी के ही हदूद में रहते हुए बात करूँ तो बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर है हमारा, सोशल साइंसेस है। अच्छा, हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। किसी जगह पे कोई इवनिंग क्लासेस हैं, किसी जगह पे मॉर्निंग क्लासेस हैं, किसी जगह नहीं है, कहीं कौंसल के मसाइल हैं, किसी जगह पे हमारा सिस्टम स्मूथ नहीं है सारी फील्ड्स के अंदर। तो हर टीचर के, हर डिपार्टमेंट के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने मसाइल। तो हम, लेकिन हमारी कोशिश होती है जो इंतज़ामिया ओवरऑल, जो मतलब ओवरऑल मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि हम सेम यार्ड स्टिक रखते हैं और सेम एक ही छड़ी से हाँकते हैं सबको। फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हर शोबे का एक अपना मकाम है, उसकी अपनी अहमियत है, उसको उस अहमियत के हिसाब से लेकर चलें तो चीज़ें होंगी, वरना अदरवाइज फिर हम इसी तरह फंसे रहेंगे चीज़ों के अंदर। इस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल। हाँ, ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आपके जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी बात करें, यहाँ भी थोड़े से इस हवाले से भी आ जाते हैं। एजुकेशन के सिस्टम पे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा आपके इस एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और बहुत सारे लोग जो ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह गाइड करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि रेडियो का दौर था, रेडियो का दौर है और रहेगा, और एजुकेट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है रेडियो। हमारी जिस तरह ग्रूमिंग हुई रेडियो पाकिस्तान से, उस वक्त
टैलेंटेड लोग हुआ करते थे। और जिसे कहते हैं ना छाना लगना, वो छाना लगाकर फिर किसी की सिलेक्शन होती थी। करना क्या था, सिर्फ रेडियो पर बैठकर माइक्रोफोन में बोलना है बस। उस बोलने के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान होता था। तो अब वो कड़े इम्तिहान नहीं है, मतलब उस वक्त सिर्फ रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, अब तो एफएम रेडियो बहुत ज़्यादा आ गए। मतलब मुल्तान की मैं बात करूं तो मुल्तान में बहुत सारे रेडियो एफएम रेडियो स्टेशन। अच्छा, बुनियादी दरसगाह है। और मैं तो इसमें ये जो नौजवान नए आना चाहते हैं उन्हें आना चाहिए। रेडियो आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको एजुकेट करता है, आपको जो बेसिक आपको जो प्रोवाइड करता है वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे बहुत अच्छा मतलब आप करता है। आपको माइक्रोफोन में बोलना, फिर माइक्रोफोन में सिर्फ बोलना नहीं, क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, ये भी आपको सिखाता है। और जब आप माइक्रोफोन पर बैठे होते हैं बोल रहे तो आपको एक जहान सुन रहा होता है। मैं अपना अगर रेडियो की बात करूं, सुनो एफएम की, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एफएम रेडियो नेटवर्क है। तो उस पर मतलब जब हम प्रोग्राम करते हैं तो इतना फीडबैक होता है लोगों का, सुनने वालों का, कि अक्सर लिसनर्स नाराज होते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं मिलती हमें। अच्छा, पहले तो ये होता था ना कि जाहिर सी बात है रेडियो पाकिस्तान के आपको सिर्फ आवाज से ही पहचाना, लोग इंतजार कर रहे होते थे तो यार ये सोशल मीडिया आ गया। अभी तो आपके सोशल मीडिया के साथ आप अटैच है, तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छा यार कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है। हमें तो हसरत होती थी कि ये रियाज महल सी कौन है यार, ये जिसकी हम आवाज सुनते हैं, अजीजुर रहमान मलिक साहब, यार इतनी खूबसूरत आवाज, फखर बलूच है, ये लोग कौन होंगे यार, कैसे होंगी इनकी शक्लें, जब नहीं देखा था इन्हें। ऐसे ही है। तो अब तो मतलब अगर कोई रेडियो का कोई बंदा है उसे देखना सुनना बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। मतलब इजी एक्सेस है ना। आप फेसबुक देखें या कोई भी आपको उसका कोई अकाउंट होगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये बंदा रेडियो पे ये बात कर रहा है। ठीक है। तो चीजें सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई, आसान भी हुई हैं, अच्छी हो गई। मतलब एक्सेस बहुत ईजी हो गई है। आप मतलब जहां रेडियो में आपको उस फ्रीक्वेंसी पर कुछ लोग सुन रहे होते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो आपकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। वो चाहे वो अब्रॉड में है, आप में कहीं भी बंदा बैठा है अब्रॉड, सऊदी अरब में बैठा, इटली में बैठा बंदा, अगर आप फेसबुक पे आपका प्रोग्राम जा रहा था वो लोग सुनते हैं, आपको फीडबैक मिलता है उस वक्त, यार मुझे सऊदी अरब में बंदा, दुबई में बैठा बंदा मुझे सुन रहा है, मुझे कमेंट्स दे रहा है। तो वो एक अच्छा है, मतलब हाँ जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो नौजवान मतलब बजाय इसके कि इधर उधर जाते हैं, पॉजिटिव एक एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी है, रेडियो है, टीवी है, आएँ इसमें सीखें अपना, और ये रोजगार के भी अच्छे मौके फराहम करता है इसमें रेडियो। जाहिर सी बात है रेडियो का ताल्लुक तो हमेशा रहता है, टेलीविजन और रेडियो ये तो दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक हमेशा रहेंगे, कनेक्टेड हैं और वो हमेशा रहेंगी। अवेयरनेस जितनी जाती रहेगी इस प्लेटफॉर्म से हमेशा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, बहुत सारी बातें हुई, डिस्कशंस हुई। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मेरा चूंकि ताल्लुक एजुकेशन से है, तो जो मेन एक जनरल सा मैसेज है वो ये है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, कि हमारे यहाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मायूसी बहुत बढ़ती जा रही है और एक तरह से हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा, जब भी देखें आप कहीं भी कुछ चार लोग बैठे होते हैं, हम जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो अक्सर औकात तो मायूसी और नेगेटिविटी, नहीं जी हालात बुरे हैं, ये है वो है। मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती की तारीफ ना करें, हल की तरफ जाएं, सोचें कि आप जो है ना वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शम्मा जलाए जाते हैं, कि अब बजाय इसके कि हम अंधेरे के लिए रोते रहें, आप शम्मा जलाएं, आप कोशिश करें कि चीज़ों को सॉल्व। तो एक तो मायूसी की तरफ जो यंगस्टर्स हैं वो ना जाएं, और दूसरा ये कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके हल की जानिब जो है वो सोचने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसको जो है, एक जनरल सी मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो हम एक किसी भी आप एजुकेशन में ले लें, जॉब्स के लिए ले लें, घरेलू मसाइल पे ले लें, सोशल मसाइल पे ले लें, हर जगह अगर आप इस तरह से चलेंगे तो वो ईंट से एक इमारत बनती है। तो ये इस तरह हम माशरे को सुधार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूँगा। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि आज का नौजवान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। वो ये कहता जी मेरे लिए मौक़े नहीं, भाई मौक़े किसी ने देना नहीं है आपको, मौक़े आपने खुद उनके असबाब पैदा करना है, आपने खुद करना है। और एक इंसान जो फिजिकली बिल्कुल फिट है, ठीक है, वो तो पहाड़ को तोड़ के रख दे, वो मतलब वो क्या नहीं कर सकता। और थोड़ी सी करेज की जरूरत है, हिम्मत करें आप, इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं और आप ही ने करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।